नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है और देश और प्रदेश में भी रोजाना रिकॉर्ड केस किए जा रहे हैं। कुल केसों की अगर हम बात करें तो देश में पॉजिटिव केस का आंकड़ा 36 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 71,000 के पार यह संख्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश की 8% आबादी संक्रमित हो चुकी है। उन्हें पता भी नहीं चला, न उनमें इस बीमारी के कोई लक्षण दिखाई दिए, ना ही उन्हें कोई जांच करवाई। दरअसल प्रदेश भर में करवाए गए जो सर्वे हैं, सीरो सर्वे के नतीजों में खुलासा हुआ। गौर करने वाली बात यह भी है कि शहरी क्षेत्र और एनसीआर के इलाके में शामिल जिले में लोग कोरोना से ज्यादा प्रभावित हैं, जबकि ग्रामीण तबके की इम्यूनिटी शहरी लोगों से बेहतर साबित हो रही है। सीरो सर्वे का रिजल्ट आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने महकमे के काम की सराहना की। वहीं प्रदेश में कोरोना की स्थिति को दूसरे राज्यों से बेहतर बताया, लेकिन चिंता का विषय अभी भी बरकरार है। छूट बढ़ती जा रही है, जबकि एनसीआर में शामिल जिलों के आंकड़े डरा रहे हैं। तो जो सीरो सर्वे के नतीजे सामने आए हैं, एक बार उन पर हम नजर डालते हैं कि आखिरकार ये नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों को देखें तो 8% आबादी कोरोना से संक्रमित हैं। हर जिले से 850 सैंपल रेंडमली लिए गए हैं और सीरो सर्वे के जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 60% गांव से ये सैंपल लिए गए थे। ये सीरो सर्वे के आंकड़े हैं। 40% सैंपल शहरों से लिए गए और बाकी की अगर हम बात करें 7.32% लोग बिना जानकारी के कोरोना से ठीक हो गए हैं। ऐसे लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। अगर हम इन आंकड़ों को देखें जिले के तरीके से तो फरीदाबाद, सोनीपत में 13.30%, करनाल में 12.2%, रोहतक में 1.1%। तो सीरो सर्वे के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद के साथ साथ आप सोनीपत के आंकड़े देखिए, 13.30% के आंकड़े हैं। करनाल से 12.2% के आंकड़े हैं और फरीदाबाद में अगर देखें तो 25% आंकड़े हैं। नूंह में 20.3% आंकड़े और साथ ही साथ अगर सोनीपत की बात करें, करनाल की बात करें, रोहतक की बात करें तो वो भी आंकड़े सीरो सर्वे के आपके सामने हैं। तो दरअसल जो पॉजिटिव आंकड़े हैं उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। ये सीरो सर्वे के अलग से नतीजे हैं। सोनीपत, करनाल, रोहतक के आंकड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से संक्रमण बढ़ा है। फरीदाबाद में 25%, तो साथ ही साथ अब हरियाणा के हर जिले के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हालात हैं। फरीदाबाद में 13,118 पॉजिटिव, जिनमें से 12,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। गुरुग्राम में 12,535 पॉजिटिव, 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ये हर जिले का आंकड़ा। सोनीपत में 4,978, रेवाड़ी में 3,756। ये कल तक के आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को हम अगर देखते हैं जिलेवार तरीके से देखें तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ठीक होने वालों की तादाद भी है, ये सीरो सर्वे के नतीजे हैं। और साथ ही साथ अंबाला की बात करें, 4,108 पॉजिटिव के मामले हैं, जिनमें से 3,479 यहाँ पर ठीक हुए हैं। तो आप देखेंगे कि रिकवरी रेट भी काफ़ी बेहतर है। रोहतक में 3,236 में से 2,524 ठीक हो गए। पानीपत में 4,210 पॉजिटिव हैं, जिनमें से 2,820 ठीक हुए हैं। करनाल में 3,310 हैं, जिनमें से ठीक होने वालों की तादाद है 2,070। इस तरह से अगर हम हिसार की बात करें, 2,647 पॉजिटिव केसेस, 1,791 ठीक हुए हैं। पलवल में 1,568 पॉजिटिव केसेस हैं, 1,431 ठीक हुए हैं। पंचकुला में 2,672 केसेस हैं, कल तक के आंकड़े हैं, जिनमें से 1,593 ठीक हुए। महेंद्रगढ़ में 1,902 आंकड़े संक्रमित के हैं, जिनमें से 1,506 ठीक हुए हैं। तो ये आंकड़े जिले के।
हिसार, पलवल, पंचकुला के आंकड़े हमने आपको दिखाए, किस तरह से आंकड़े पॉजिटिव होने वालों के भी हैं तो ठीक होने वालों के भी आंकड़े हैं, जो ये दर्शाते हैं कि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी स्थिति में है। बाकी अगर प्रदेशों की तुलना करें या फिर अगर देश के तौर पर हम तुलना करें, बाकी देशों से तुलना करें तो भारत की रिकवरी रेट ज़्यादा बेहतर तरीके से, बाकी राज्यों के मायने में हरियाणा की रिकवरी रेट भी बेहतर नज़र आ रही है। उधर हम आंकड़े देखें, झज्जर के 1334 पॉजिटिव केसेस हैं, भिवानी में 1583 पॉजिटिव केसेस हैं, कुरुक्षेत्र में 2076 हैं, नूह में 782 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से नूह में 782 में से 662 ठीक हुए हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और रेवाड़ी के आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो इस तरह से हर जिलेवार आंकड़े हमने आपको बताएं। अब सीरो सर्वे के आंकड़े हैं, ये आंकड़े आखिरकार क्या कहते हैं, इन आंकड़ों से हम किस तरह से इनको समझें, क्या जो नतीजे जो आ रहे हैं सीरो सर्वे के, उनमें अब आप देखिए फरीदाबाद में 25% लोग संक्रमित हुए हैं, सोनीपत में 13.30% का आंकड़ा, करनाल में 12.2% का आंकड़ा है, नूह में 20.3% संक्रमितों के आंकड़े हैं, और रोहतक की अगर हम बात करें 1.1 सबसे कम आंकड़े हैं संक्रमण के, वो रोहतक से है। बाकी फरीदाबाद में 25%, नूह में 20.30%, गुरुग्राम में भी 20% के आसपास के सीरो सर्वे के नतीजे हैं। सीरो सर्वे के ये नतीजे क्या हैं, इनके आखिरकार मायने क्या हैं, इन मायनों को समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ सोनीपत के, करनाल के, नूह के आंकड़े आपने देखे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल ये कल शाम तक के आंकड़े हैं, उसके बाद इनमें जरूर से इजाफा हुआ होगा, लेकिन जो संक्रमण की स्थितियां हैं वो आप देखेंगे तो फरीदाबाद में ज़्यादा है, नूह में थोड़ी कम है, गुरुग्राम में उससे थोड़ी सी कम है, यानी कि 20% की है। लेकिन सबसे कम जो अगर आप देखेंगे इस सीरो सर्वे के नतीजों में 1.1% है। रोहतक में सबसे कम आंकड़े हैं। तो सवाल अब इस बात को लेकर के है कि सीरो सर्वे के नतीजों के मायने आखिरकार क्या हैं, एनसीआर में बढ़ते केसेस पर रोक के लिए रणनीति आखिर क्या होनी चाहिए, फिलहाल क्या है। वैसे सरकार लगातार इसे लेकर के काम कर रही है, और सरकार के साथ साथ प्रशासन भी दिन रात इस बात में काम कर रहा है कि हमारे लोग से कम संक्रमण का शिकार बने, कम से कम जाने जाएं। एनसीआर में बढ़ते हुए केसेस पर रोक की रणनीति क्या है, इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सबसे बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं, सीरो सर्वे के नतीजे आखिरकार क्या दिखाते हैं, उस नतीजों के लिहाज से देखें तो अलग अलग जिलों में क्या हमारी रणनीति अलग अलग होनी चाहिए। सरकार चूंकि लगातार कोशिश कर रही है कि आप सब यानी कि हमारी आवाम, यानी कि हमारी जो जनता है वो सुरक्षित रह सके, हम उसे महामारी से निकाल सकें, लेकिन क्या रणनीति उसी तरीके से बनाई जा रही है। हमारे साथ हमारे इस मेहमान इस डिबेट के लिए जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवाऊं। उससे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनसीआर में बढ़ते केसेस पर रोक के लिए रणनीति आखिर क्या है, ये सवाल हम पूछेंगे। साथ ही साथ इस सवाल पर भी जाएंगे कि सीरो सर्वे के जो नतीजे हैं वो नतीजे क्या दिखाते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट की लिस्ट है वो एक पूरा पैनल है चर्चा करने के लिए, वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रिम्पल सोही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ अमनदीप केसरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। बाकी के मेहमान भी हमारे साथ जैसे जैसे जुड़ेंगे हम उनको भी ले लेंगे। रिम्पल सोही जी और अमनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मेहमानों पर जाएं तो अमनदीप केसरी आप इससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि बाकी के लोग भी जुड़ेंगे तो उनको भी ले लेंगे। सीरो सर्वे के जो नतीजे आ रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं। देखिए, बाकी राज्यों के साथ साथ हरियाणा में भी मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम रिकवरी रेट को देख रहे हैं तो आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं। बाकी राज्यों के बजाय जो संक्रमण की स्थितियां हैं उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं। जी हेमंत जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने अब जब से कोरोना वायरस की महामारी भारत के अंदर आई, प्रदेश के अंदर आई, आपने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन की स्थिति भी पहले हुई, और उस स्थिति के अंदर जो गाइडलाइंस WHO की आई और जो दायित्व सरकार का था उस कोरोना वायरस को रोकथाम का, तो वो पूरी तरह से मैं कहूँगा कि भारत की सरकार भी और हरियाणा की सरकार भी उसे रोकने में नाकाम रही है। और जो आप जैसे आप बता रहे हैं कि एनसीआर के रोकथाम के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाने थे सरकार ने,
तो वो भी आपके सामने नतीजा है कि उसको भी बिल्कुल भी रोकने में सरकार नाकाम रही है। आज प्रदेश की स्वास्थ्य की हालत ये है स्वास्थ्य विभाग की कि खुद मुख्यमंत्री हों या फिर स्वास्थ्य मंत्री हों, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्वास नहीं करते। जितना भी बजट स्वास्थ्य का लगा है, इसका मतलब ये है साफ साफ कि वो बिल्कुल भी कोई किसी काम नहीं आया है। जब खुद मंत्री, जितने विधायक पॉजिटिव आते हैं, वो एक सरकारी अस्पताल को छोड़ करके गुड़गांव में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं, तो इससे साफ जाहिर है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था, खासकर को कोरोना वायरस को लेकर के उनकी कोई तैयारी नहीं है और पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल है सरकार। और दूसरी बात रही हरियाणा प्रदेश के लोगों की रिकवरी रेट के लिए, तो हेमंत जी ये बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस आई, WHO की भी गाइडलाइंस आई कि कोरोना वायरस से अभी तक लड़ने के लिए कोई दवाई नहीं इजाद हुई है। केवल लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम है जो इसको खत्म कर रहा है। जो लोग कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं और उसको खत्म करके ठीक हो रहे हैं, वो केवल और इम्यूनिटी सिस्टम। तो उसके लिए सबसे ज्यादा मैं जो एक कारण मानता हूँ वो हरियाणा प्रदेश के लोगों का खान पान है। हमारे लोग आज भी 80% लोग देहात में बसते हैं और उनका वही देसी खान पान है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी है। और सबसे एक और अहम बात यह है कि आपको पता है कि हरियाणा के लोग फिजिकली भी बहुत एक्टिव हैं, बहुत ही स्पोर्ट्स के अंदर, खेल कूद के अंदर बहुत आगे हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है हरियाणा के लोगों को रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। इसमें कोई सरकार की व्यवस्था वाली कोई बात नहीं है। आप एक ये बातें राजस्थान ये बता दीजिए कि सरकार ने ये कदम उठाए जिसके वजह से रिकवरी रेट बढ़ गया। ये बात कह सकता है कि खान पान हमारा अच्छा है और रिकवरी रेट के लिहाज से और संक्रमण को लेकर के, लेकिन अगर आप राजस्थान से तुलना करेंगे तो वहां से आंकड़े थोड़े कम हैं। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पे आ जाऊंगा, वापस आता हूँ, चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आप जो सवाल उठाए उनका जवाब ले लेते हैं। आप पंजाब में ये चीज इसलिए लागू नहीं कर सकते कि पंजाब में नशा बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इस तथ्य को हम दरकिनार नहीं कर सकते। अमनदीप जी उसको भी हरियाणा के मुकाबले रिम्पल जी हमारे साथ हैं। देखिए वो आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब देंगे रिम्पल जी। क्योंकि जेजेपी देखिए सरकार में शामिल हैं और इस लिहाज से जो सवाल इनेलो की ओर से उठाए गए हैं उनका जवाब दीजिए। ये सबसे पहला सवाल तो यही है कि सीरो सर्वे के नतीजे जिस तरह से कह रहे हैं कि 8% आबादी को तो पता ही नहीं कि उनको कोरोना हुआ है और वे रिकवर भी हो गए हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा शहरों में फैला है ग्रामीण इलाकों के बजाय, और आप देखेंगे कि आबादी का बड़ा तबका संक्रमण का शिकार हुआ है। उनमें से ज़्यादातर केस रिपोर्ट नहीं हो पाए हैं, वो अलग बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक बहुत ज़रूरी तथ्य जो यहाँ पे पब्लिक के सामने लेके आना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि सीरो की तरफ से अपने आप को दुरुस्त करने के लिए अपने सहूलतों को, हॉस्पिटल्स को दुरुस्त करने का तरीका है कि एक बार देखा जाए कि कितनी पॉपुलेशन हमारी एक्चुअली इन्फेक्टेड है। क्योंकि होता क्या है कि टेस्ट करवाने या तो कोई तब आता है जब उसको सिम्टम्स आते हैं, या फिर उनकी फैमिली में किसी को पॉजिटिव या उनकी जान पहचान में किसी को पॉजिटिव जिसके वो कांटेक्ट में रहे हो। जब ऐसा कोई आदमी पॉजिटिव आता है तो उनके आसपास में कांटेक्ट में रहने वाले लोग अपने टेस्ट करवाने आते हैं, तो वो आते हैं वॉलंटरली। इसीलिए सीरो सर्वे कराना जरूरी था कि एक बार सरकार को पता चले कि किस हद तक इस जो संक्रमण है वो हमारे प्रदेश में है। और नो डाउट इसमें मैं अमन जी की बात से सहमत हूँ कि हरियाणा के जो लोग हैं, यहाँ हमारा जो खान पान है और जो फिजिकली एक्टिव होने के कारण यहाँ पर इम्यूनिटी ज़्यादा है। पर एक बार ये भी देखिए कि यहाँ पर सीरो सर्वे में तो वो लोग हैं जो कभी जिनको सिम्टम्स भी नहीं आए, वो लोगों का नंबर भी कम है। तो ये तो मान सकती हूँ मैं कि किसी को अफेक्ट नहीं किया होगा कोरोना, पर यहाँ पर संक्रमण भी कम है, इन्फेक्शन का रेट भी कम रहा है। अफेक्ट नहीं किया वो अलग चीज है, पर संक्रमण का रेट भी कम होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सरकार एक हद तक कामयाब हुई है। लेकिन रिम्पल जी, इनेलो सीधे तौर पर कह रही है कि सरकार कोरोना को रोकने में विफल हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं हार मान गया है, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, आप अब सरकार किस हद तक इसको रोकने में कामयाब रही है ये रिकवरी रेट से पता चलता है। सीरो सर्वे जो है ये रिम्पल जी की आवाज बढ़ा दीजिए भाई। जी
जो सीरो सर्वे है ये बिल्कुल ही अलग चीज है। इसके ऊपर आप बेस नहीं कर सकते हैं कि सरकार कितनी सफल रही है या विफल रही है। जो रिकवरी रेट है वहां से सरकार की सफलता का पता चलता है। ये वो लोग हैं जिनको कोरोना के सिम्टम्स आए और वो ठीक हो गए, जो अपने आप से टेस्ट करवाने आए और उनका बाद में इलाज के बाद नेगेटिव आई है रिपोर्ट। नो डाउट इसका इलाज आज तक नहीं है, पर एक सिम्टोमैटिक रिलीफ जो होता है, देखिए नो डाउट बहुत सारी ऐसी वायरल बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है, पर उनका सिम्टोमैटिक रिलीफ ही होता है। और जब वो सिम्टोमैटिक रिलीफ, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपको बुखार है तो बुखार के जी, मैं वापस आ रहा हूँ, आपकी आवाज में पूरी तरीके से नहीं सुन पा रहा हूँ मैं जो आप कह रही हैं, लेकिन हमारे साथ बाकी के मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो उनका भी परिचय हम आपसे करवा दें। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन चौहान, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ सीएमओ पलवल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां के आंकड़ों की भी उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप बाकी के सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और चौहान साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। वीरेंद्र चौहान जी, चूंकि देखिए सीरो सर्वे के जो नतीजे हैं वो क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से हम उनको देख पा रहे हैं कि 80% का एक जो है एक बड़ा प्रतिशत है वो संक्रमण से ग्रसित हुआ है, और इनेलो का उस पर कहना है कि सरकार स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं करवा पाई, सुविधाएं डेवलप नहीं कर पाई, लोगों को जागरूक नहीं कर पाई, ये फेल्योर रहा। जी, मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं आपको कि संक्रमण की दर कहीं भी 80% नहीं आई है, और जो संक्रमण की दर अधिक पाई गई है वो एनसीआर के हमारे जिले हैं वहां पर पाई गई है। 80% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 8% आबादी को ये पता नहीं चला कि उनको कोरोना है, और साथ ही साथ 20 लाख से ज्यादा जो लोग हैं। चौहान साहब, मैं माफी चाहता हूँ, बीच में आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, लेकिन जो संक्रमण की दर है वो दर की अगर बात नहीं करें, बाकी अगर मास की बात करें, जो संक्रमित हुए हैं, अगर 8% लोग ऐसे हैं जिनको तो पता ही नहीं है, 20 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है, ये आंकड़े हैं। जी सुनिए तो सही प्रभु, बोले सर। कभी कभी आंकड़े वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, उनको बहुत सावधानी से देखा जाना चाहिए। स्पष्ट है, चाहे वो सीरो सर्वे हो या दूसरे अलग अलग स्रोतों से आने वाले आंकड़े, 80% संक्रमण की दर कहीं भी नहीं है। हरियाणा के सीरो सर्वे, जिसमें के 22 जिलों में ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों से निश्चित संख्या में नमूने लेकर के जांच की गई, उसमें आंकड़े आपके सामने, आपकी रिपोर्ट में भी आए हैं। ज्यादा संक्रमण की दर, यानी जिन नागरिकों के रक्त में एंटीबॉडीज पाई गई हैं, वे एनसीआर के जिलों की हैं, और अर्बन क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में अर्बन क्षेत्र में अपेक्षाकृत गांवों की तुलना में ज्यादा लोगों को संक्रमित किया वायरस ने, और वायरस ठीक भी हो गया। उनमें से अधिकांश को उसकी खबर भी नहीं लगी, मामूली सिम्टम भी नहीं आए, या मामूली आए होंगे तो उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। 80% का जो आंकड़ा है वो है ठीक होने वालों का आंकड़ा। संक्रमित जो लोग हुए, परीक्षण में जो संक्रमित पाए गए, उनका उपचार हुआ और ठीक होने की दर, हरियाणा में ठीक होने की दर, संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर देश के अनेक राज्यों से बेहतरीन है, बेहतर है। हम लगभग टॉप पर हैं इस मामले में, तो वो हमारी परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर हो सकता है। इस सर्वे में से जो समझने की बात है, ये सर्वे इस बात को समझने में हमें मदद करने वाला है कि वायरस का संक्रमण कहां कहां किस किस प्रकार की आबादी में अधिक गया है, बिना खबर दिए, बिना उसका एहसास हुए। मसलन जो हमारे जिले एनसीआर में हैं, दिल्ली के साथ लगे हुए हैं, जहां दिल्ली के साथ आवागमन ज्यादा है, वहां अपेक्षाकृत संक्रमण अधिक हुआ। गांव की तुलना में शहर में अपेक्षाकृत संक्रमण हुआ। ऐसे ही देश के दूसरे हिस्सों में भी जो सीरो सर्वे हुए हैं, उनमें से कुछ कॉमन चीजें उभर कर सामने आई हैं कि जहां पर लोगों के पास कॉमन टॉयलेट्स हैं, लोग विवश हैं, उनको एक ही साझा शौचालय में जाना पड़ रहा है, या हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, तो वहां पर अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो जहां बेहतरीन स्वच्छता की स्थिति है, वहां कोरोना के संक्रमित करने की चुपचाप या सिम्टोमेटिक वो कम है। ऐसा इन सर्वे से देश के दूसरे हिस्सों में भी उभर करके सामने आया है। सीरोलॉजिकल सर्वे का जो सबसे महत्वपूर्ण आउटकम यही है कि हमें इस वायरस की इंसिडेंस की
प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी, भविष्य की रणनीति बनाने में सहायता मिलने वाली है। ये इसकी एक बड़ी उपयोगिता है। ठीक है, चेतन चौहान साहब, प्रतिपक्षी जो सवाल उठाते हैं, मुझे सर मैं आ जाता हूँ, वापस आ जाऊंगा जी, एक बार मैं वापस आ जाता हूँ, एक एक कमेंट सबका हो जाए, मैं वापस आपके पास आ जाता हूँ। चेतन चौहान जी, इस सीरो सर्वे के जो नतीजे हैं उन्हें आप किस तरीके से देख रहे हैं? चेतन जी, समझने के लिए ये सीरो सर्वे बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं इस बात को। ठीक है, परंतु एक बात बताइए, इसमें भाजपा का या हरियाणा की सरकार का क्या उद्देश्य है? जो सीरो सर्वे में आया, किसी आदमी को कोरोना ग्रस्त हुआ, उसको एसिम्टोमेटिक रहा और वो अपने आप ठीक हो गया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता चौहान साहब कह रहे थे कि जहां पर हाइजीन ठीक नहीं है वहां पर ये कोरोना ग्रस्त ज्यादा हुए। तो इसका मतलब आपने जो इंतजाम किए वो इंतजाम पूरे नहीं हुए, वो पूरे तरीके से आप गलत सुनते हैं साहब, ना सुनते हैं ना समझते हैं। मैंने कहीं उसमें हरियाणा का संदर्भ नहीं दिया। आप कम से कम मुझे तो विस्फोट मत करिए। आपकी कोरोना की समझ कमजोर है तो मुझ पर सवाल मत उठाइए। मैंने या हमने कहीं नहीं कहा कि सीरो सर्वे के जो परिणाम है उसके लिए उसका श्रेय भाजपा को दीजिए। आप जबरदस्ती श्रेय हमें दे रहे हैं और फिर उस पर सवाल उठा रहे हैं। जब आप सवाल उठाते हैं तो सवाल सुनने की भी रखिए। जॉन साहब मैं आता हूं सर, जो मैंने नहीं कहा वो मेरे मुंह में क्यों डालना चाहते हैं आप जबरन? से लेके राष्ट्रीय नेतृत्व की आदत हो चुकी है, जब मैं कोई बात कर रहा हूँ आपको कोई नहीं, आप अपनी बात रखिए। कोरोना की तो आप इस तरह के षड्यंत्र तो मत करिए टेलीविजन पे बैठ के। मैं पहले आपके बीच में बोला, जब मैंने आपकी बात सुनी। लेकिन गलत तो मत बोलिए ना, आप ध्यान से सुन के बोलिए। जो मैंने नहीं कहा वो मुझे क्या एट्रीब्यूट करेंगे? प्रोफेसर साहब, जो मैंने नहीं कहा तो गले में डाल देंगे, मेरे मुंह में डालेंगे आप? कैसे नहीं, जो चीज आप बोलेंगे। एक मिनट प्रोफेसर साहब, मैं आता हूं सर आपके पास, एक टिप्पणी हो जाए सबकी, एक एक कमेंट हो जाए, मैं आता हूं सर आपके पास जी। तो मैं जो बात कह रहा हूं, पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपने जो प्रतिक्रिया देनी है दीजिए, क्योंकि जनता ने जज करना है, मैंने और आपने नहीं करना। ये डिबेट तब होती है, ये जनता सामने बैठी देख रही है, उन्होंने फैसला लेना है कि कौन सही बोल रहा है। मैं और आप फैसला नहीं लेंगे। ठीक है चौहान साहब, मैं आपके पास भी वापस आता हूं, जरा इनको समझते हैं मेडिकल टाइम के हिसाब से और तकनीकी तौर पर। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह हमारे साथ सीएमओ पलवल हैं। सीएमओ साहब, सीरो सर्वे के नतीजे ये आंकड़े क्या कहते हैं? अगर आप इनको और ज्यादा गहराई से हमारे दर्शकों को समझा सकें, पूरे पैनल को समझा सकें। जी जरूर, मैं कहना चाहूंगा कि जो सीरो सर्वे है उसका उद्देश्य ये जानने का है कि कितने लोग साइलेंटली या सचमुच में एक बार बीमार होकर ठीक हो चुके हैं, या वो लोग जिनके अंदर देख और सुन रहे हैं आप। मैं हूं वीरेंद्र। प्रॉपर तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश में किया गया। अलग अलग प्रदेशों ने भी इस प्रकार का सर्वे किया। जो हमारे सर्वे की आज रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 8% आबादी को इन्फेक्शन होके ठीक हो चुका है जी। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक खुशी की बात है कि अगर हम समझते हैं कि 8% लोग रिकवर हो चुके हैं। नेगेटिवली अगर देखने की बात करें तो उसमें सिर्फ डेथ रेट की बात होती है जिसे नेगेटिवली एनालाइज किया जा सकता है। इम्यूनिटी जो है जितने लोगों में डेवलप हो रही है वो एक अच्छी बात है। और सीरो सर्वे करने का उद्देश्य, जैसा मेरे से पहले स्पीकर बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य एरियाज को आइडेंटिफाई करने का है कि किन किन एरियाज के अंदर ऐसा इन्फेक्शन हुआ है, कहीं कोई हॉटस्पॉट्स तो नहीं है, ताकि उनके लिए और बेहतर प्लानिंग की जा सके जी। लेकिन एक बात और मैं समझना चाहता हूं कि शहरी इलाकों में संक्रमण की स्थितियां ज्यादा क्यों रही बजाय ग्रामीण इलाकों के, और खासतौर पर एनसीआर का जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, एनसीआर का जो इलाका देख रहे हैं उसको लेकर के। जी मैं कहना चाहूंगा, देखिए हम चाहे गांव में रहें या शहर में रहें, सभी लोग अपने बाजार का सामान खरीदने के लिए शहर में ही आते हैं। तो आवागमन ज्यादातर शहर में रहता है, बस स्टॉप्स शहर में है, रेलवे स्टेशन शहर में है, और आप जानेंगे कि बड़े कोई भी क्राउडेड प्लेसेस है शहर में ही है, क्योंकि सब लोग एक जगह पे एकत्रित हुए हैं शहर के अंदर, तो इसी वजह से शहर के अंदर ज्यादा मिला है इन्फेक्शन। और दूसरा कंजेशन, अगर आबादी का देखते हैं तो पॉल्यूशन, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो शहरों की ज्यादा है और गाँव की कम है। गाँव के अंदर स्पार्स है पॉपुलेशन, उस वजह से भी नजर ज्यादा आता है कि शहरों में ज्यादा है। और ये सर्वे ऐसा नहीं कि शहरों में इन्फेक्शन ज्यादा है,
ये पर परसेंटेज के हिसाब से निकाला गया कि इतने लोग हमने शहर के लिए, इतने गांव के लिए। प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो शहरों में इन्फेक्शन गांवों के मुकाबले में ज्यादा मिला है। लेकिन एक और सवाल है सीएमओ साहब मेरा आपसे, क्योंकि हम स्क्रीन पर भी वो आंकड़े चला रहे हैं। रोहतक में 1.1% का आंकड़ा आता है, उसके पीछे की क्या वजह है? बाकी अगर हम जिलों को देखें तो वहां पर 20% से भी ऊपर जा रहा है, कई जगह पर कहीं 12% है, कहीं 12.5% है, लेकिन रोहतक सबसे कम। रोहतक में अर्बन एरिया का कहना चाह रहे हैं आपकी? अर्बन एरिया में कम है जी। देखिए हर जगह की अपनी अपनी वो है, सर्वे करने के वाले लोग हैं, सर्वे की अपनी अपनी टेक्निक्स हैं और हर जगह की अपनी अपनी चैलेंजेस हैं। हो सकता है रोहतक के अंदर आवागमन उतना ज्यादा ना रहा हो, मैं दूसरे जिले के बारे में बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा जी। लेकिन आपके जिले की ही हम बात कर लें, पलवल की। जी जी, हेलो। हमारे जिले की अगर बात करें तो पलवल के अंदर जो इन्फेक्शन मिला है वो 7.7% मिला है, जो कि स्टेट के एवरेज इन्फेक्शन रेट 8% से कम है। तो आम जो स्टेट का एवरेज है, और अगर हम एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में सबसे कम इन्फेक्शन रेट जो मिला है वो पलवल जिले में ही मिला है जी। एवरेज इन्फेक्शन रेट जो एनसीआर के अंदर है वो कहीं लगभग 25% के आसपास है, और हम अगर पलवल की बात करें तो वो 7.7% है, जो कि एनसीआर से भी और स्टेट्स दोनों से ही कम है। ठीक है, अमनदीप जी, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सीएमओ साहब ने कहा कि ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े सहायता भी देते हैं और ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि किस तरह से संक्रमण फैला। हमें उसको रोकने में और ज्यादा सहायक होंगे, हमें आइडेंटिफाई करने में सहायता मिलेगी। जी हेमंत जी, ठीक है। सीरो सर्वे जो है एक केवल आपको एक आइडिया देगा कि कितने लोगों में एंटीबॉडी, और मेरे ख्याल से सीएमओ साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि सीरो सर्विस का जो पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं या नहीं। जस्ट एक ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हैं आपकी एक्टिवेट हुई हैं, सो वो ये भी एक आइडिया है कि वो किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी एक्टिवेट हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हेमंत जी, वो ये है कि दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि रिकॉर्ड टूटता जाता है मरीजों का। वो आज भी भारत जो है और खासकर हरियाणा प्रदेश, हर रोज मरीज बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है, और जिस तरह से जो मृत्यु हो रही है मरीजों की, वो भी बहुत चिंता का विषय है। ना केवल उन लोगों की मृत्यु हो रही है जिनको कोई और बीमारी है, जिनको कोई बीमारी नहीं है उनके भी मृत्यु दर बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। और मैं आपके माध्यम से सीएमओ साहब से ये पूछना चाहूंगा कि अगर सरकार लॉकडाउन के दौरान आप स्वास्थ्य कर्मियों को जो जरूरी चीजें मुहैया करवा देती, जैसे अभी तक टेस्टिंग की इतनी ज्यादा प्रदेश के अंदर कमी है कि अभी तक टेस्टिंग की मशीनें पर्याप्त नहीं है आबादी के हिसाब से, अगर ये सारे इंतजाम अभी तक जो पूरे नहीं हुए, अगर वो लॉकडाउन में पूरे हो जाते, क्या हम इस कोरोना संक्रमण को रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे? ये केवल सीएमओ साहब बता दें अगर सरकार ऐसे इंतजाम करती है। लेकिन आज जो हालात है, आज हमें ये बिल्कुल पता है कि इतने मजबूर हालात हो गए हैं कि हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, लेकिन कोरोना का जो संक्रमण दर है वो बढ़ता जा रहा है, तो लोग मरने को मजबूर हैं, लोगों को काम चलिए इसका जवाब दे लेते हैं। सीएमओ साहब इसका जवाब दीजिए, जो सवाल अमनदीप केसरी पूछ रहे हैं, लेकिन इसके देते हैं डॉक्टर साहब इसका जवाब देते हैं अमनदीप जी, एक मिनट। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कहते हैं वो आपको अब भी बताएंगे, उनसे पूछ लेंगे। डॉक्टर साहब जो अमनदीप जी ने सवाल पूछा उसका जवाब, अपना इलाज कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उस पे आ जाएंगे, अपना भरोसा नहीं है हरियाणा प्रदेश, उस पे आ जाएंगे, एक मिनट। और ये कहेंगे, अब इनका जवाब सुन लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी हरियाणा में है, जैसे कि उसमें ठीक है, एक मिनट सुन तो लीजिए ना। आपने डॉक्टर साहब से सवाल किया, वो जवाब दे रहे हैं ना। सरकारी फंड उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल बनवा दिए। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, प्राइवेट हॉस्पिटल का हरियाणा की आम जनता को कोई लाभ नहीं। ठीक है, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जैसे बड़े आदमी छोटे छोटे कमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे ना। सुनिए, गरीब किसान मजदूर नहीं वहां भी इलाज करा सकते। ठीक है सर मैं बताना चाहूंगा, हम मेरे जो साथी हैं वो बात कर रहे थे
अमनदीप जी विषय में कि टेस्ट के बारे में अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में प्रति लाख के हिसाब से लगभग 4000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है, जो या अगर हम पर मिलियन की बात करें तो 40,000 या 42,000 के आसपास हो चुका है, जो कि कई जिलों के अंदर तो काफी ज्यादा है। तो एवरेज हरियाणा की और स्टेट्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। और अगर मशीन्स की बात करें तो रिकॉर्ड समय में जो RT-PCR की मशीन्स उपलब्ध कराई गई हैं वो मैं कहना चाहूंगा एक अपने आप में अचीवमेंट है। और दूसरी बड़ी अचीवमेंट डॉक्टर्स के लिए कहना चाहूंगा कि सभी मुख्य स्थानों पर डॉक्टर्स की वैकेंसीज भर दी गई हैं, जो मुझे एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को उससे एक ताकत मिली है और उससे कोरोना से लड़ने के लिए हिम्मत बढ़ी है। ठीक है रिम्पल सोई, दरअसल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 8% ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं था कि कोरोना हुआ और वे ठीक हो गए, क्या इस दौरान हमारा सिस्टम उन तक पहुंचता तो वे भी कहीं संक्रमण के वाहक बने होंगे? क्या आप इस बात को मान रही है कि सिस्टम समय पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, ऐसे लोगों को पहुंचा नहीं और इसकी वजह से वे संक्रमण के वाहक बने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अब ये फिर हमें इस बात पे वापस जाना पड़ेगा कि सीरो सर्वे का एक्चुअल मतलब क्या है। जी देखिए कोई सिम्टम्स नहीं आए और वो ठीक हो गए, या उनको बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स आए और उनको हॉस्पिटल्स तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी या उनको इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो है ये सिर्फ इतना बताता है। और एक तरह से देखा जाए तो 8% का जो आंकड़ा है ये बताता है, इसको अगर आप ऐड करेंगे उस आंकड़े में जो हमारे पास ऑलरेडी है इन्फेक्टेड लोगों का, उसके बाद भी हम बेहतरीन स्थिति में हैं। जी उसके बाद बेहतरीन स्थिति में है, वो तो ठीक है। लेकिन मैं आ रहा हूं सर, प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं लेकिन 8% आबादी का जो आंकड़ा है सीरो सर्वे के मुताबिक ही है, जिसमें यह कि उनको तो पता ही नहीं चला। तो जाहिर सी बात है जब पता नहीं चला तो इस दौरान ये जिन भी लोगों के संपर्क में आए होंगे उनको संक्रमित किया होगा। देखिए अभी भी ये क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर अभी इनफ रिसर्च नहीं है, काफी रिसर्च इसमें करनी बाकी है। तो अभी भी ये बात का कुछ एविडेंस नहीं है कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग भी हैं वो भी फैला रहे हैं इस बीमारी को या नहीं। तो इसलिए इस बारे में कुछ ठीक है, ये भी पता नहीं है। क्या डॉक्टर साहब एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं वो संक्रमण नहीं फैलाते हैं? जी देखिए ये इस प्रकार की बीमारी है कि इसके अंदर बहुत स्पष्ट तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनिशियली WHO ने ऐसा बताया था कि सभी को रोकना जरूरी है, सभी को रोकना जरूरी है, आइसोलेशन और क्वारंटाइन करना जरूरी है। ठीक है चेतन चौहान, वो एक प्रिवेंटिव मेजर तो जरूर, चेतन चौहान, वो एक प्रिवेंटिव मेजर। एक 8% लोगों का आंकड़ा जिन तक सिस्टम भी नहीं पहुंच पाया, जिनको उनको भी नहीं पता चला कि वे संक्रमित हैं, और हो सकता है कि इस दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों तक संक्रमण को आगे भी फैलाया होगा। कि सीरो सर्वे जब करते हैं तो उससे आगे क्या लाभ लेना है, और जब सीरो सर्वे की सर्वे आती है तो उससे लाभ लेने की बात जब करते हैं हम, तो आगे इंतजामों पर बात जाती है। आज जो हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं वो कल सीरो सर्वे तक सीमित नहीं है, ये दोनों आपस में मिले जुले हैं कि आगे हरियाणा प्रदेश किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से तैयारियां करेगी सरकार। जी और बिल्कुल। पिछला आंकलन हमें लेना पड़ेगा कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर हरियाणा सरकार ने क्या किया और क्यों हम आज इस स्थिति पर पहुंचे हैं। ये बात आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है। और जब ये सवाल कोई करता है तो भाजपा के मित्रों को ये बात चुभती है। तो जिस तरीके से आज हालात हैं, रोज संक्रमण अपने रिकॉर्ड अपने आप ही तोड़ता है, वो उसका जिम्मेवार कौन है? हम एक बात पूछते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? आपने इतना लंबा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, इतने दिन आपने लॉकडाउन लगा के रखा, उसके बाद भी तैयारी नहीं कर पाए आप। ये सवाल जनता पूछती है, कांग्रेस पूछती है, क्या किया आपने? आप मुझे बताइए। आज भी PPE किट्स नहीं मिलती, आज भी लोगों को बिल्कुल मूलभूत जो सुविधाएं हैं कोविड के लिए वो नहीं मिलती। आप जानते हैं 3-4 दिन पहले सेक्टर 14 के हेल्थ केयर सेक्टर पंचकुला के अंदर कॉकरोच निकलता है कोविड के पेशेंट्स के लिए। किस तरीके का प्रशासन ने इन 3 महीने के अंदर ये इंतजाम किए थे? आज सीरो सर्वे सिर्फ हमें आंकड़ा दिखा रहा है,
कि हमने अगली तरफ किस तरीके से जाना है। मेरा सवाल है सरकार से कि आपने 3 महीनों में क्या जवाब दिया? क्या जवाबदेही आपकी बनती नहीं है? जो लोग संक्रमित हैं जाकर एक बार बिल्कुल ठीक कहा एक प्रवक्ता भाई ने मेरे कि सीएम साहब तो मैदानता में चले जाते हैं। सारे भाजपा उसका जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब प्रोफेसर साहब दे रहे हैं। जी वीरेंद्र चौहान जी, जो कांग्रेस के सवाल उनके जवाब दीजिए। क्या मेरी बारी है? मुझे कहने देंगे कुछ? बिल्कुल, मैं आप ही से कह रहा हूं सर। जी, मेरा ये कहना है कि हमारे जो प्रतिपक्ष वाले मित्र हैं वो केवल कोरोना पर भी सियासत करना चाहते हैं। कोरोना या कोई भी संकट, कोई महामारी, वो सियासत का विषय साधारणतया नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको करनी है, करने से बाज नहीं आ रहे, ये कह के भी कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। कुछ तथ्य हैं जिनसे हमें सारी स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। जिस दिन कोरोना वायरस का हमला हुआ था, कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ था, उस समय भारत में, पूरे भारत में एक लैब थी जहां टेस्ट होते थे, हरियाणा के सैंपल भी वहीं जाते थे। कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की कल्पना नहीं की जा सकती थी। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स या आप कहिए पीपीई किट्स या N95 मास्क, जिन चीजों की कोरोना के बड़े प्रसार पर ज्यादा मात्रा में आवश्यकता थी, वो हमारे पास तैयार थी ही नहीं, क्योंकि उस तरह की आवश्यकताएं कभी पहले नहीं पड़ी। लॉकडाउन के दौरान, लंबे लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, ये सबके सामने है। आज हरियाणा के हर जिले के पास कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। हमने तमाम खराब भविष्यवाणियों के बावजूद हरियाणा में कहीं वेंटिलेटर की कमी नहीं आने दी, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। पीपीई किट के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोल दिया सहज भाव से, कहीं कोई तथ्य तो हो, झूठ बोलने की कोई सीमा होनी चाहिए। निश्चित रूप से शुरू में पीपीई किट्स नहीं थे, आने में समय लगता है, बनाना शुरू करने में देश में समय लगना था, लेकिन थोड़े से शुरुआती संकट के बाद ना पीपीई किट्स की कमी हुई, ना N95 मास्क की कमी हुई, ना किसी अन्य औषधि की जिसकी इस दौरान जरूरत थी। जी, मैं बहुत विनम्रता से और जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के मामले में चिकित्सकों और दूसरी जो वर्कफोर्स है, जिसको कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ना था, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ था या दूसरे लोग जो इस सारी लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स के रूप में खड़े हुए, उन सबका प्रशिक्षण, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैन पावर, वर्कफोर्स की कमी ना हो जाए। हमने इन सारी स्थितियों को बहुत सहज भाव से, लोगों के सहयोग से, काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स की हिम्मत के दम पर और सरकार ने जो योजना बनाई उसके आधार पर संभाला। उसी का परिणाम है कि वेंटिलेटर्स का संकट नहीं आ पाया। अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड खाली रहे, ये सुखद बात है। हम इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं, संतोष कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जिनका हमको खतरा था, अंदेशा था कि इतनी खराब स्थिति होगी, वो नहीं हुई। ये सरकार की सहज उपलब्धि है, जिस पर मैं नहीं कहता कि हमें पीठ थपथपाने की जरूरत है, लेकिन हमको इस बात का संतोष है। विपक्षी मित्रों से केवल इतना कहूंगा कि केवल सियासत के लिए सियासत ना करें, टेलीविजन चैनल पर भ्रामक प्रचार न करें। आंकड़े अनुकूल हैं हमारे। अब कोई ये कहे टेलीविजन चैनल पर बैठकर कि ये कोरोना कैसे फैल गया, नहीं, वो ये सवाल नहीं कर रहे हैं। इन्हें लो आपसे पूछ रही है और कांग्रेस भी आपसे एक बात पूछ रही है। प्रोफेसर साहब वो कह रहे हैं कि सरकार के जो नेता हैं या सरकार में चाहिए वो मुख्यमंत्री, मंत्री हैं, वो अपना इलाज करवाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जाते हैं जब सरकारी अस्पताल इतने ज्यादा बेहतर हैं? ये बार बार सवाल आता है। हाँ, मैं उत्तर दे दूं जी। हमारे पास हरियाणा में सरकारी और गैर सरकारी सभी अस्पताल जो कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं, वहां पर बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी फैसिलिटी है, साधारणतया क्योंकि वहां पर कोई चार्ज लगता नहीं है, वहां के खर्चे ना के बराबर हैं, तो उन सुविधाओं को अपेक्षाकृत साधारण नागरिकों के लिए जिनके पास आर्थिक संकट हो सकता है, उनके लिए
आरक्षित रखना, एक तरह से उनके लिए सुरक्षित रखना, सुलभ रखना, ये सरकार की प्राथमिकता है। एक दृष्टिकोण इस पर देखने का ये भी हो सकता है। जी मुख्यमंत्री महोदय, मान लीजिए किसी एक सरकारी अस्पताल में दाखिल होना उनको पड़ता है इस समस्या के कारण, तो मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं के कारण अनेक साधारण नागरिकों को वंचित होना पड़ सकता है परेशानियों में कोरोना पड़ सकती की हैं। उपचार की सरकारी बिल्कुल। सुविधा, जो हम ये चाहते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर बिना किसी संकट बाधा के वो साधारण नागरिकों को मिले। बिल्कुल। और एक सीएम बात के रहते तो हो अगर एक वार्ड भी दूसरी खाली बात होना ये, पड़ता है और एक उस बिंदु, वार्ड में बहुत सारे लोग एक अगर आ बिंदु, सकते हैं, 3-4 लोगों का इलाज हो सकता है, तो वो ज्यादा जरूरी है। ये आपका एक मत हो सकता है। लेकिन चूंकि इनेलो के प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं, अमनदीप जी, मैं आता हूं वापिस सर, आपका जवाब कंप्लीट हो गया हो तो, अगर नहीं हुआ हो तो उसको पूरा कर लीजिए जल्दी से। जी मुझे केवल एक वाक्य और कहना ठीक है कर लीजिए। कि किसी जो सरकारी अस्पताल हैं प्रदेश के और निजी अस्पताल हैं, वे सब हरियाणा के ही हैं। वो संकट के काल में एक साझी संपदा है, साझा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें उसका सटीक विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने का निर्णय लेना ये सरकार के ऊपर छोड़ना ही चाहिए। संकट के दौर में अपने नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए, ये मैं साधारण नागरिकों से हमेशा आह्वान करता हूं। और कांग्रेस के नेतृत्व को भी ये समझना चाहिए कि वो थोड़ा सा आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करें, मोदी जी में विश्वास रखें। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संकट से भी और किसी संकट से भी भारत बेहतरीन ढंग से लड़ रहा है। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी की जो परफॉर्मेंस है कांग्रेस की वर्तमान लीडरशिप से बहुत बेहतर है, ये बारंबार कई तरह के सर्वेज में आ चुका है। अमनदीप जी। जी जी हेमंत जी, देखिए प्रोफेसर साहब बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं अपने नेता की तरह, और इनकी बातों को अगर आप फिर से सुन ले ना, इनके बयानों को मैं आपको बताता हूं, ये खुद अपने आप को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गैर सरकारी अस्पताल भी एक सरकारी संपदा है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या आप बयान देते हैं प्रोफेसर साहब कि गरीब आदमी मेदांता में भर्ती हो सकता है अगर उसको कोरोना होता है? आपका आदेश है क्या कि गरीब आदमी भी मेदांता में भर्ती हो सकता है अगर कोरोना हो जाए उसको? दूसरी बात कि अगर ये एक तरफ ये कहते हैं कि रिकवरी रेट इतना अच्छा है, हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं पड़ी, बेड खाली थे, और तो फिर सीएम साहब को जाना क्यों पड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में जब बेड ही खाली थे सरकारी में? ये बात कहने की क्या जरूरत है कि वो इसलिए चले गए कि किसी और कोई गरीब आदमी इसको इस्तेमाल कर लेगा और उसकी जरूरत पड़ेगी? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है, ये बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्षी मित्र कोरोना में राजनीति कर रहे हैं, तो क्या हेल्थ का सब्जेक्ट, क्या स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश सरकार का सब्जेक्ट नहीं है? क्या दायित्व नहीं है प्रदेश सरकार का? ये तो बहुत आसान सी बात है। आप तो हर चीज में ये कह देते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। कल को चीन हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो चलिए ठीक है, आज हम चीन पर बात नहीं कर रहे हैं ना। चेतन चौहान जल्दी से चेतन चौहान ये भी ना बोलने दीजिए ठीक है कि भाई चेतन चौहान जी, ये बहुत अच्छी बात है। अमनदीप जी और जब संक्षेप चीज है, ये बहुत ज्यादा ग्लोबल लीडर थे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी। ठीक है, आज कोरोना पर ही रह जाते हैं, आज कोरोना पर ही बात कर लेते हैं। चेतन चौहान आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रियों ने तैयारी शुरू कर दी। इतने सजग प्रधानमंत्री होने के बावजूद हमारी तैयारी पीछे कैसे रह गई? चलिए इस पर पूछेंगे चेतन चौहान, इस पर पूछ लेंगे सवाल, इस पर सवाल। हरियाणा के अंदर अगर विधानसभा का सत्र इनकी संवैधानिक मजबूरी ना होती बुलाना, तो कोई भी इनके विधायकों का टेस्ट नहीं कर रहा था और वो कोरोना बम बन के घूम रहे थे और लोगों को संक्रमित कर रहे थे। उसका रिजल्ट आता है विधानसभा में मैंडेटरी कर दिया रूल्स में WHO के कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। पंजाब के तो इनके केवल विधायक जो संक्रमित नहीं, देखिए राजस्थान में भी मंत्री संक्रमित हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं मंत्री संक्रमित हुए हैं, विधायक भी संक्रमित हुए हैं। जो गाइडलाइंस थी, जो प्रधानमंत्री, अब कोरोना कोई राजनीतिक पार्टी देख के थोड़ी आ रहा है अमनदीप जी, कोरोना कोई राजनीतिक पार्टी देख के थोड़ी आ रहा है। चेतन चौहान जल्दी से कमेंट दीजिए, समय नहीं है सर जी। देखिए अभी प्रोफेसर साहब एक बात बता रहे थे कि बहुत सारी तैयारियां हमने करी, लॉकडाउन लगाया, उसमें N95 मास्क की जिक्र आया, PPE किट्स का जिक्र आया, वेंटिलेटर्स का जिक्र आया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर इतने N95 मास्क थे, इतनी PPE किट थी, तो आप ही के चैनल और सारी दुनिया ने, अखबारों ने, और दूसरी N95 मास्क 500-500 रुपए में बिकता हुआ नजर आया है, जिसमें
किसी को बताने की मुझे जरूरत नहीं है, कोई तथ्य देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कोरोना वॉरियर्स ने इस सच्चाई में इस हरियाणा को संभाला है। और कोरोना वॉरियर्स का इन्होंने क्या हाल किया, पंचकुला के अंदर नर्सेज हड़ताल पे चली जाती है, कहीं डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाते हैं। ये इनका दायित्व है कोरोना वॉरियर्स की तरफ से। मैं वही बात कर रहा हूं कि इन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीति करते हैं। वे राजनीति नहीं करते, हम आपको चेताते हैं, परंतु आपको जब चेताना शुरू करो तो आप उस बात को समझते नहीं है। अब मेरा दोस्त कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि वेदांता जो है वो भी हरियाणा का ही, सरकार का ही अस्पताल है। तो मैं सिर्फ एक बात, आखिरी बात अपनी बात सुन के समझ। वीरेंद्र जी एक मिनट वीरेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा जी। मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपके सामने 4 दिन पहले एक बहुत पंचकुला में वो आया कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के अंदर 5-5 कॉकरोच निकलते, वायरल हुआ वीडियो। उसके बाद आप इंक्वायरी बिठा रहे हैं, सीएमओ बिठा रहा है। इस हिसाब से आपके जो गांव के अंदर, जो भूरेवाड़ा में है, जो झज्जर के अंदर है, जो बरवाड़ा के अंदर है, जो गांव के अंदर आपने डेडिकेटेड कोविड सेंटर जो बना रखे हैं, उनके हालात आपने कभी जाके देखे हैं? आप एक बार जाकर देख लीजिए। ठीक है रिम्पल जी एक सीधा सवाल है कि जो सीरो सर्वे के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से क्या एनसीआर की रणनीति बननी चाहिए थी? जिस तरीके से अलग अलग रणनीति, चूंकि देखिए कस्बों में संक्रमण की स्थिति अलग होती है, शहरी इलाकों में अलग होती है, तो क्या रणनीति में भी उसी तरह से बदलाव सरकार को करना चाहिए था? ज्यादा आने की बात क्या शहरी ज्यादा और सरकार से हमेशा से ये हिदायतें दी गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करी जाए, पर कहीं ना कहीं सिटीजन्स के तौर पर हमारे अभी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सरकार की दी हुई, WHO की दी हुई जो हिदायतें हैं उसको फॉलो करें। नो डाउट आगे चलते हुए जो अब इसीलिए देखिए इसीलिए सरकार ने ये सीरो सर्वे कराया। ठीक है, हम विपक्ष इस बात का तो श्रेय देगी कि सरकार ने ही सीरो सर्वे कराया है, कि सीरो सर्वे शायद विपक्ष ने कराया होगा। बिल्कुल। और सीएमओ साहब जल्दी से कमेंट की सीरो सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से एनसीआर में बढ़ते केसेस पर रोक लगाने के लिए रणनीति में क्या कोई बदलाव की जरूरत है चिकित्सा विभाग की? शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अलग अलग सीएमओ साहब सुन पा रहे हैं? बनाने में बेहतर रहेगा ये, इससे हमें अंदाजा रहेगा कि जिन एरियाज में हॉटस्पॉट हैं वहां पर बेटर कंटेनमेंट प्लान्स बनाए जा सकते हैं, उनके हिसाब से ज्यादा सैंपलिंग के कैंप्स किए जा सकते हैं, वहां पे आशा के माध्यम से सर्वे किया जा सके। जो हॉटस्पॉट हैं वहां पे एक तरीके से कॉम्बिंग फॉर्मेट पे काम करें, जहाँ पे केसेस कम है या जहाँ पे इन्फेक्शन कम है वहां पे हम थोड़ा चौहान साहब एक आखिरी टिप्पणी, चौहान साहब, वीरेंद्र चौहान जी एक आखिरी टिप्पणी संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में, समय नहीं है। देखिए जो सीरो सर्वे के नतीजे आए हैं जी, उन नतीजों का कायदे से विश्लेषण करके ठीक है पहले से जो हमारी कोविड के खिलाफ रणनीति चल रही है उसमें और ज्यादा उसको सुदृढ़ करेंगे। संशोधन जहां संशोधन की आवश्यकता होगी हम करेंगे, क्योंकि कोरोना इस तरह की बीमारी है जिसका अनुभव और अभ्यास बिल्कुल ये नया अनुभव है और सीरो सर्वे एक सहायक होगा। आगे भी किस तरह से सरकार रणनीति में बदलाव करेगी, चिकित्सा विभाग किस तरह से रणनीति में बदलाव करेगा, फिलहाल माफी चाहता हूं, आगे समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुल मिलाकर के सीरो सर्वे जो है उसके आंकड़े एक सहायक के तौर पर हमारे सामने हैं कि सरकार अपनी रणनीति में चिकित्सा विभाग किस तरह से बदलाव करें जिससे आम लोगों तक पहुंचने में संक्रमण को यहां पर रोका जा सके। नमस्कार।